हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 3 अगस्त का पहले दिन का जो है पेपर यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है? और बिल्कुल आप देखोगे कि 100% प्रश्न आपको बिल्कुल ये क्लास को करने के बाद से यहीं से मिलने वाले हैं, इसकी गारंटी है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं 3 अगस्त को, तो बिल्कुल इस क्लास को अंत तक देखना, क्योंकि हर एक प्रश्न जो आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं बिल्कुल आप यहाँ पे सॉल्व कराने वाला हूँ। आप अंत तक देख लेना, एक एक प्रश्न का यहाँ पे आपको सटीक और सही उत्तर मिलने वाला है। तो फटाफट से हम चलेंगे क्लास के पहले प्रश्न की ओर कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछने वाला है, ठीक है? एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके फ़ायदे आप लोगों को मिलेंगे बहुत बड़े, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है तब तक ये क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। जिनका भी आगामी दिनों में एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए ये रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो अभी आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और एक बात, हाँ, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनको ये पीडीएफ भी बिल्कुल हम फ्री में दे रहे हैं, तो आप पीडीएफ भी ज़रूर लीजिए। आपके इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी हम दे देंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से हर एक क्लास का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है ताकि आप अपना बेहतर रिविज़न कर सको, ठीक है? देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा जाएगा कि भारत की प्रथम जो है रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई है? क्वेश्चन नंबर पहला नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे अगर आपको पता है तो। अगर आप एक बार भी इन प्रश्नों को देख लेते हो सनसनी नज़रों में, तो मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कुछ ही घंटों के बाद जाने वाले हो और आप आराम से करके आओगे कि भारत की प्रथम जो है रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई थी? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे बड़ोदरा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है वह मूल भिन्न है। कह रहा है कि एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है तो मूल भिन्न जो है क्या है? अब यहाँ पे समझिएगा, एक भिन्न के अंश और हर में हम 2 जोड़ देते हैं तो हमें प्राप्त होता है वह मूल भिन्न क्या है? तो मूल भिन्न की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 1/3। पहले ऑप्शन की ओर चलेंगे। यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 2 जोड़ने पर। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। किसी भिन्न के अंश में 2 अंश और हर में 2 जोड़ने पर, कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर आपको मिलता है 3/5 प्राप्त होता है, ठीक है? 3/5 प्राप्त होता है तो वह भिन्न कौन सा है? मूल भिन्न बताना है हमको। तो मूल भिन्न हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्राप्त होता है 3/2। तो आप क्या करोगे? ऑप्शन से आप इसे फटाफट से चेक कर सकते हो कि मान लो हमने रखा 1/3 भिन्न, ठीक में? तो इसमें कहा है कि आपको दोनों तरफ मतलब अंश और हर, नीचे और ऊपर आपको 2 जोड़ना है। तो ये आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3/3 2 5। यही प्राप्त करना था 3/5 से, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कह रहा है कि 4 विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करिए। ये रीजनिंग का प्रश्न है, फटाफट से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ चुके हैं। आपसे पूछा गया कि इसमें अलग कौन है? मतलब आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 जो विकल्प है इसमें से 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है हमारा अलग है। जो अलग है वही हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो अलग है वही हमारा राइट उत्तर है। जैसे मैंने यहाँ पे समझने की कोशिश किया, तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो N14 पे होता है, R18 पे होता है, V22 पे होता है, ये बिल्कुल सही है। L12 पे होता है, P16 पे होता है, T20 पे होता है, ये भी सही लिखा गया। D4 पे, H8 पे, L12 पे, ये भी सही लिखा गया भाई साहब। पर यहाँ पे ये देखिएगा लॉजिक, यहाँ से N से R मतलब 14 4 18 4 22, यहाँ पे 4 4 जोड़ रहा है, ठीक है?
यहाँ पे भी 4-4 जोड़ा गया है, इसमें भी 4 जोड़ा गया है, इसमें भी 4 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 4 है, पर 20 से 25 लिखा है, यहाँ पे 4 नहीं जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पे 5 जोड़ा है, तो यहाँ पे गलती हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी वाले में। अलग कहाँ पे दिखा? ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है कि आप एग्जाम हॉल में फटाफट से कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, साइंस का प्रश्न है, वीवीआई कर लो। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है घरेलू मक्खी का जो है नाम जो है आप लोगों को याद रखना है, मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। भूगोल का कथक जनक किसे कहा जाता है? जीके का क्वेश्चन है, कह रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 एक राइट उत्तर बताएंगे। आपके चारों ही ऑप्शन दिए गए हैं। आप देखिए, मेरे से पहले कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न के राइट उत्तर आप बताओ, ठीक है। अगर आप जितने प्रश्नों को सॉल्व करोगे उतना ही बेहतर एग्जाम हॉल में आप परफॉर्म भी करने वाले हो, ये गारंटी है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि भूगोल का जो जनक है ये जो है आपके जो राइट उत्तर हो जाएगा एरेटोस्थनीज। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए और नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो वह संख्या क्या है? अब बताइएगा। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको खास बनाता है, सभी लोगों से अलग बनाएगा अगर आप एग्जाम हॉल में सॉल्व करके आओगे तब। ये बहुत आसान तरीके से हम सॉल्व कराने वाले हैं, इसके लिए एक लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि देखिए सुबह के आपको एक 7 AM पे क्लास प्रोवाइड हो रहा है और ये शाम में 7 PM पे क्लास आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। और एक दोपहर में आपको 1 PM पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो 3 क्लासेज बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी सपोर्ट मिलना चाहिए। देखिए कह रहे 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की एक संख्या, इनके अंकों का योग, तो मान लो अंक x है और y है, इनका योग जो है 7 है। इसने कहा इसके अंकों को पलट देने से बनी नई संख्या, तो पहले संख्या मानना पड़ेगा। अगर इकाई अंक x है तो दहाई y होगा, तो 10x प्लस वाई। इसके अंकों को हम पलटेंगे तो हमें मिलेगा 10x प्लस वाई, और नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, पलटने से बनी संख्या और नई संख्या को जोड़ने पर हमें जोड़ कह रहा है कि इनके अंक, यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए और नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 4 गुनी हो जाती है, तो वह संख्या 4 गुनी हो जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे समझिएगा इसने कहा क्या है कि देखिए आप को कह रहा है कि संख्या जो है इसके अंक पलट दो, तो हमने बताया था कि संख्या में अंक पलट दिया गया है, ठीक है। तो मूल संख्या में अंक पलटने के बाद से इसने कहा कि भाई साहब संख्या को अंक पलट दो और प्लस का 3 जोड़ो नई संख्या में। ये तो नई संख्या है, पुराना वाला संख्या मैंने आपको अभी बताया कि वह है 10y और प्लस का x, ये संख्या था, ठीक है। इकाई और दहाई मैंने माना था। तो इसने कहा कि मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारे पास है 10y प्लस x, इसमें क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। इससे ये 4 गुना है तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसमें 4 से गुना कर लेना, अब आप आसानी से इसको कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 और इधर हो जाएगा आपका कितना 10 चौका 40y प्लस 4x। आप इसको एक तरफ कर लेना। फिर ये पहला लाइन इसने कहा है कि इनके अंक, अंक क्या है x और y, इनका योग कितना है 7। जब इसे आप सॉल्व करोगे समीकरण, यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत है, जगह की कमी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा 16। मैंने आपको समीकरण ये बता दिया है, एक है और इसमें x और y को एक तरफ ले चलो, आपका समीकरण 2 मिल जाएगा और आप सॉल्व कर लोगे। मुझे लगता है आसानी से आप कर लोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि संख्या इसके अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा। देखिएगा, आरोही का मतलब होता है बढ़ते बढ़ते क्रम,
ये तो आपको पता होगा। इसको बढ़ते क्रम में हमें लिखना है, तो आप लिख सकते हो या नहीं? इसको बढ़ते क्रम में आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। पहले लिखा है सबसे छोटा, उसको लिखो 1, फिर है 2, फिर है आपके पास 3, 3 के बाद है 4, 4 के बाद है 5, 5 के बाद से है 6, 6 के बाद है 7, 7 के बाद से है आपका 9, 8 नहीं है, डायरेक्ट 9 है। अब यहाँ पे आ जाओ। इसने कहा है बायां, ये है हिस्सा बायां और ये है दायां, ठीक है, लिख भी दिया। इसने कहा कि बायां से दूसरा हिस्सा ये हो गया 2, और दाहिने से तीसरे नंबर पे हो गया 6। इनके अंकों का योग करोगे तो कितना हो गया 9। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे, मुझे नहीं लगता है कि आप एग्जाम हॉल में किसी भी एंगल से आप गलती करोगे। बहुत बेहतरीन प्रश्न था और आपको क्लियर समझ में भी आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। सम्राट अशोक के प्रारंभिक अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसने कहा है सम्राट अशोक के प्रारंभिक अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में लिखे गए थे? क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ चुके हैं और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताइएगा कि सम्राट अशोक के प्रारंभिक शिलालेख मुख्यतः किस लिपि में लिखे गए थे? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आपका ब्रह्मलिपि, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मलिपि। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है पंडित रविशंकर का नाम मुख्य रूप से किस कला से जुड़ी हुई है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से बताइएगा। हमसे पूछ रहा है कि पंडित रविशंकर का नाम मुख्य रूप से किस कला से जोड़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है आप सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 9 के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। पंडित रविशंकर का जो नाम है, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से है, सितार वादक। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस यूरोपीय नाविक ने की थी? क्वेश्चन नंबर जो है हम लोगों के सामने 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। ये प्रश्न बहुत खास है और सिलेक्शन लेना है तो मैं कह रहा हूँ कि सुबह शाम और दोपहर, आपको पता है टाइमिंग मैंने अभी बताया। आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर सिलेक्शन लेना है तो। और पीडीएफ के लिए आपको मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप जो है नंबर दे दिया है, यहाँ पे आप लोग मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको जो है हर एक क्लास का जो है पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा और कहीं ना कहीं आप बेहतर रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो राइट उत्तर है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे वास्को डी गामा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला यूरोपीय नाविक कौन है? वास्को डी गामा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि दादा दादी की औसत आयु, दादा और दादी की औसत आयु यहाँ पे दिया गया है, गणित का प्रश्न है, 67 है। माता और पिता की औसत आयु 36 है तथा 3 बच्चों की औसत आयु 6 वर्ष है। तो पूरे परिवार की औसत आयु क्या है? ये प्रश्न जो होते हैं कहीं ना कहीं हलवे होते हैं और कम समय में बनने वाले होते हैं और बिल्कुल फ्री के नंबर आप कह सकते हो इसे। जैसे मुझे पता चला दादा और दादी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इनका औसत जो है 67 है, तो हम योग निकाल लेंगे तो 2 गुणे 67 करेंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6 दूना 12 और 1 13, यानी कि दोनों का योग हो जाएगा, दोनों का एज हो जाएगा 134। फिर इसके आगे 2 लोग हैं माता और पिता, ये भी 2 लोग हैं तो 2 गुणे इनका औसत कितना है 36, तो 36 दूना हो जाएगा 72, ये 72 वर्ष के हो जाएंगे दोनों मिला के। फिर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चे हैं तो 3 गुणे इनका औसत है 6, तो 36 कितना हो जाएगा 18। अब सबको जोड़ लो, टोटल योग हो जाएगा 8 4 12 और 2 14 का 4। फिर इसके आगे है 7 3 10 और 1 11, 1 12 के 2 और यहाँ पे 2 224।
टोटल जो योग है 224 हो गया। और लोग कितने हैं, तो 3 2 5 और 2 7, 7 से इसमें भाग दे दो। 7 तरीका 21 और 7 दूना का 14, यानी कि सबका जब हम औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। टोटल राशियों का योग जो है हमने इधर का काउंट किया 224, टोटल संख्या हमने काउंट किया तो 2 ठो दादा दादी, 2 ठो माता पिता, 4 हो गए, और 3 ठो बच्चे 7 हो गए, तो 7 से इसमें हमने भाग दे दिया तो 32 आया। और मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसने कहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसने कहा है सीधा सीधी कि भाई साहब आपको जो सामने श्रृंखला दिया गया है इसको आपको पूरा करना है। यू लिखा है, एन लिखा है, जी लिखा है, जेड लिखा है, तो अगला पद क्या। सबसे पहले अगर इसको संख्या में लिख लोगे तो 21 14, जी होता है 7 पे, जेड होता है 26 पे, तो अगला पद क्या होता है, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिए सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आ गया कि -7, फिर से -7, 21 में से 7 घटाओगे 14, 14 में से 7 घटाओगे 7, फिर 7 में से 7 घटाओगे 0 या 26 कह सकते हो। फिर 26 से आप 7 घटाओगे तो 26 से 7 जाएगा 19। 19 पे कौन सा अक्षर होता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में करके आओगे, बिल्कुल 100% करके आओगे। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के राइट होता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निष्क्रिय नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंस का प्रश्न है और आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। कितने निष्क्रिय गैस होते हैं आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, 6 निष्क्रिय गैस होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो जब मैंने देखा आर्गन, हीलियम, नियॉन ये तो तीनों निष्क्रिय गैस है, हमसे पूछा है नहीं कौन है। यहाँ पे देखिएगा नहीं पूछा गया है, पूरा पढ़िएगा और उसके बाद से प्रश्न को सॉल्व करिएगा तो कभी भी गलत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं फटाफट से अपने राइट उत्तर बताएंगे। अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया यहाँ पे पायरोमीटर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पैरोमीटर। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 15वें पे आ चुके हैं और 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 जितने भी मेरे दोस्त हैं बताएंगे सभी लोग। भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है 395 लागू होने के समय की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी 395 अनुच्छेद से, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि 15,000 की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर इतना है तो वार्षिक ब्याज का दर जो है हमें बताना है। ये बिल्कुल सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। आपको अंतर बराबर फॉर्मूला में लिख देता हूँ, पी गुणे आर बटे 100 गुणे आर बटे 100, यही फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब बिल्कुल आप कर लोगे, यहाँ पे जो दिया गया है उसको बैठा लो। इसने कहा है अंतर जो है 96 है तो अंतर बराबर मैंने बताया मूलधन मूलधन गुणे आर बटे 100 और फिर हो जाएगा आर बटे 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, और भी कुछ कट रहा है और भी कट रहा है, नहीं कटेगा तो ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 960 गुणे 15 आर स्क्वायर, आर में आर से गुणा होगा। अब अगर हम देखेंगे तो 15 छक्के 90, फिर हो जाएगा 15 चौका 60,
ये कट गया 15 के पहाड़े में, तो आर स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 64। और जो ये स्क्वायर है इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, ये स्क्वायर इधर आके रूट में हो जाएगा, तो 64 का वर्गमूल 8। तो 8% हमारा, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आप गलती करने वाले हो ऐसे प्रश्नों में, आप चुटकियों में ऐसे प्रश्नों को सोल्व करोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक अगला संख्या ज्ञात करना है। निम्नलिखित जो ये श्रृंखला दिया गया इसमें हमें अगला पद बताना है। 6 लिखा है, फिर लिखा है 19, फिर लिखा है 33, फिर लिखा है 48, फिर लिखा है 64। तो अगला पद क्या क्या होने वाला है बताइएगा। जैसे मैंने देखा तो मुझे क्या लगा कि यहाँ से यहाँ जाने में मुझे 13 प्लस करना पड़ा, यहाँ से यहाँ जाने में मैंने देखा 19 14 प्लस किया गया है, और इसके आगे जाने में मैंने जब देखा तो 15 प्लस किया गया है भाई साहब, और इसके आगे जाने में मुझे 16 प्लस करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये तो सिंपल लॉजिक हो गया, 13 14 15 16, तो बस हम इसके आगे 17 प्लस कर देंगे, तो 7 और 4 11 के 1, 7 और 1 8, 81 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है मेरे दोस्त, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 18 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 सभी लोग बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? तो जिन्होंने बताया है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य भी इसका नाम है, के नवरत्नों में से कौन एक थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन एक थे? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है वराह मिहिर, वराह मिहिर, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर जो है 20, कह रहा है यहाँ पे जीवित प्राणियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 20वें के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। जीवित प्राणियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है कोशिका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 21, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से गंगा नदी का जो निर्माण किस स्थान पर होता है? मैं फिर कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग एक लाइक तो कर दो, एक लाइक तो बनता है भाई साहब आपके फ्री क्लासेज के लिए। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण किस स्थान पे होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, आपका जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे देवप्रयाग। देवप्रयाग आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है डी। जिन्होंने डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा में स्थापित परमाणु विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई नोट कर लो, इसे वीवीआई कर लो। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हो, हरियाणा में स्थित परमाणु विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जिन्होंने भी 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है करनाल बताया है, ऑप्शन नंबर सॉरी क्या पूछा गया हमसे, स्थापित कहाँ है, विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है? तो ये तो हरियाणा में स्थापित परमाणु विद्युत,
ये आपके कहाँ पे हो जाएगा, आपका हो जाएगा करनाल। ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सीमा से कौन सा जो है भारतीय राज्य नहीं लगता है। निम्नलिखित में से हमें पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की सीमा से कौन सा राज्य हमें नहीं लगता है, बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए पंजाब लगता है, बिल्कुल लगता है। गुजरात ये भी लगता है। राजस्थान ये भी लगता है, पर मध्य प्रदेश नहीं लगता। हमसे नहीं वाला पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ए आई, एआई का प्रयोग सबसे पहले, एआई शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है जॉन मैककार्थी। जॉन मैककार्थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि हमारी आकांक्षा गंगा के सबसे निकट स्थित प्रमुख जो है स्पायरल गैलेक्सी कौन सी है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकट स्थित प्रमुख स्पायरल गैलेक्सी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे, जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में URL का अर्थ क्या होता है। कंप्यूटर में URL का अर्थ क्या होता है। URL क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया है वेब, वेब पेज का एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी, वेब पेज का एड्रेस बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कुमकुम मोहंती का नाम किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। कुमकुम मोहंती का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27। 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27। जिन्होंने बताया है कुम मोहंती का जो है संबंध उड़ीसा से रिलेटेड है, उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। संवेग का सही सूत्र क्या है। संवेग, क्वेश्चन नंबर 28 साइंस का प्रश्न है, कह रहा है कि संवेग का सही सूत्र क्या होता है। संवेग, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं। सभी लोग बताएंगे संवेग बराबर क्या होता है। संवेग बराबर क्या होता है। P बराबर एम भी, P बराबर एम भी। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जो है राज्य में स्थित है। पाखल, पाखल किस राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना जो है आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी, पाखल जो है किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व की फैशन नगरी किस शहर को कहा जाता है। विश्व की फैशन नगरी किस शहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत खास है। तो जिन्होंने बताया है फैशन नगरी जो है पेरिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गुरु मायाधर राउत का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है, गुरु मायाधर राउत का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो जिन्होंने बताया है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नील द्वीप यानी कि अब शहीद द्वीप भी कहा जाता है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइएगा सभी लोग। आपसे कह रहा है कि नील द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 बहुत खास है, आप सभी लोग बताइएगा खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 बताइएगा, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 33 के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जिन्होंने बताया है तुर्की की तुलना का समर्थन करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तुर्की के सुल्तान यानी कि खलीफा का जो है समर्थन करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अ, अग्रवादी नेता नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 34 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल आप लोग सुबह के 7 AM पे क्लास जरूर अटेम्प्ट करिए और दोपहर में आपका जो है 1 PM पे क्लास चल रहा है और एक ठो 7 PM पे शाम में ये वाली क्लास तो चल ही रहा है, ठीक है। तो 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री है ग्रुप डी के लिए। सभी लोग जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।